हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं एक और बार आपका स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में। आज मैं आपको जो चैप्टर करवाने वाला हूं ना, वो बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादातर। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। और जिस भी चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल में ना आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सपोज करो, इसमें बॉयल्स लॉ आएगा, चार्ल्स लॉ आएगा, वो हम पढ़ेंगे। उस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। ज्यादा का भी हो सकता है। सपोज करो 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब वो जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने पूरा सही किया तो आपको पूरे 3 नंबर मिलने वाले हैं। है ना, इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है। थ्योरी में तो ये होता है ना कि अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने सही भी लिखा है, तो आपको 2 ढाई नंबर मिलते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल में आपने ठीक किया है, सपोज करो आपके पेपर में 20 नंबर के न्यूमेरिकल अगर आ रहे हैं ना, तो 20 नंबर के न्यूमेरिकल में आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं न्यूमेरिकल्स पे बहुत ध्यान देना है। थ्योरी तो आप बना के भी लिख सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल जो सही लिख सकता है ना, उसकी जो एक्यूरेसी होगी, मतलब उसका जो पेपर में मार्क्स होंगे ना, वो कभी भी अच्छे होंगे जिसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस अच्छी होगी। कभी भी देख लेना। क्योंकि टीचर भी जब कॉपी चेक कर रहा होता है ना, तो वो ये चीज नोटिस करता है कि इसने तो सारे न्यूमेरिकल्स ठीक किए हैं, तो थ्योरी भी ठीक लिखी होगी। अपने आप वो परसेप्शन बन जाता है दिमाग में। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बताऊं, चाहे आप 9th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और मैं बात करने वाला हूं आज इस चैप्टर की, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। आप ये मान के चलो आपको कुछ नहीं आता, और ये जो 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर आप देखोगे ना, इसके बाद आपको लगेगा कि यार हमें तो सब कुछ आता है। ऐसा कब होगा? जब आप पूरी की पूरी वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे। अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है ना? तो करना क्या है आपको, एक एक कोना पकड़ लो कोई भी घर का। ठीक है? जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हो, फोन में देख रहे हो, टैब में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, उसको खोलो, कॉपी पेन निकालो और स्टार्ट हो जाओ। 1 डेढ़ घंटा आपका हाथ चलना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ लिखना है। ऑल्दो हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पर हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? जिससे कि आपका टाइम बचे। लेकिन आपके खुद के भी हैंड रिटन नोट्स रहने चाहिए। मेरा ये मानना है, अगर आपके खुद के नोट्स रहते हैं ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा। कभी भी लाइफ में याद रखना। ठीक है ना? आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, मैं टॉपिक्स दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है? मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि गैस गैस क्या होती है। पहले हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपने मैटर में स्टेट्स पढ़ी है ना, क्या क्या होती थी? फिजिकल स्टेट जल्दी बताओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसमें हम सिर्फ गैस को इस बार पढ़ने वाले हैं। हमें सॉलिड लिक्विड को नहीं इतना पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर गैस पे बेस्ड है, तो हमें गैस को पहले समझना होगा। उसके बाद हम समझेंगे बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड मॉलिक्यूलर मोशन। मतलब ये सब एक साथ ही रहेगा। ठीक है? फिर आएगा आपका द गैस लॉस। फिर आएगा बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा गैस इक्वेशन। फिर आएगा द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन प्रेशर। ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो ये जो आपके 6-7 टाइप के टॉपिक्स है ना, इसमें भी कुछ सब टॉपिक्स रहेंगे। सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। चलो, आ जाते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो आपसे भी कई बार पूछते हैं ना, आप कहीं जाते हो कि अपना इंट्रो दो, अपना इंट्रोडक्शन दो। तो यहां पर हम गैस का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। अब गैस का इंट्रोडक्शन कैसा होता है? देखो, गैस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने से पहले आपको मैटर के बारे में बता देता हूं एक बार। तो ये आप जानते हो, ये होता है हमारा मैटर। अब मैटर क्या है? जिस पेन से मैं लिख रहा हूं वो भी मैटर है। ठीक है? ये मेरे हाथ में क्या है? मैटर है। ये माइक क्या है? मैटर है। ये बोर्ड क्या है? मैटर है। ये सामने कैमरा क्या है? मैटर है। ये जो लाइट जल रही है ये भी क्या है? और ये जो एसी लग रहा है ये भी मैटर है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है। अब ये जो मेरी बोतल है जिसके अंदर पानी है, ये बोतल भी मैटर है। और बोतल के अंदर जो पानी है वो भी मैटर है। ये पानी लेकिन सॉलिड नहीं है। बाकी सब तो अभी तक जो मैंने बताया सॉलिड थे, लेकिन बोतल के अंदर जो पानी है वो क्या है? लिक्विड है, लिक्विड। अब आप पूछोगे, ये तो आपने सॉलिड लिक्विड बता दिया, गैस? अरे गैस भी हमारे चारों तरफ है। कैसे बताऊं? कभी सांस लेके देखो, आप क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन ले रहे हो ना? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। और एयर भी क्या है? खुद ब खुद
एक गैसियस मिक्सचर ही तो है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर ही तो है एयर, और उसमें ही प्रेजेंट है ऑक्सीजन, वो क्या होती है, हमारी गैस होती है। ठीक है, इनर्ट गैसेस होती है, हीलियम गैस, नियॉन गैस, ये सब आपको पता ही होगा। तो मैटर को हम तीन पार्ट में बांटते हैं, पहले मैं इजी वे में बता दूं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा मैं क्योंकि ये आप पढ़ के आए हो पहले से, और गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, आपको तीनों के बारे में अच्छे से पता है। सॉलिड क्या होता है, जिसमें डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो। लिक्विड वहीं पर जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम तो रहेगा लेकिन शेप डिफाइन नहीं रहेगी। कैसे, जैसे ये देखो, ये बॉटल है, इसके अंदर पानी तो है ही। अब अगर मैं इस पानी को गिर दूं कहां पर, फर्श पे, फर्श पे छोड़ो, किसी बाल्टी में गिर देता हूं, ये मेरा आधा लीटर पानी है, ठीक है, इसमें। अब इस पानी को अगर मैं बाल्टी में डाल दूं तो ये आधा लीटर से 1 लीटर थोड़ी बन जाएगा, या आधा लीटर से कम होके 100 ml थोड़ी हो जाएगा, ये रहेगा तो आधा लीटर ही, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। अब इसमें इसकी शेप अलग है, बाल्टी में डालूंगा अलग शेप हो जाएगी, किसी दूसरे कोनिकल शेप वाले मतलब कंटेनर में डालूंगा तो वैसी शेप हो जाएगी। तो इसकी शेप डिपेंड कर रही है कंटेनर पे, इसकी खुद की शेप नहीं है, खुद की शेप नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड, और लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड अनडिफाइंड शेप। सॉलिड की तरह नहीं है कि इसकी डिफाइनाइट शेप है, डिफाइनाइट वॉल्यूम है, या डिफाइनाइट मास है, वो वाली चीज लिक्विड में हमें देखने को नहीं मिलती। गैस के केस में क्या होता है, ये दोनों ही काम नहीं होते, गैस तो डिफरेंट ही है, गैस में ना ही शेप डिफाइन होती है और ना ही वॉल्यूम डिफाइन होता है। अब आप कहते हो फिर हम गैस को पढ़ते कैसे हैं, अरे यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हमारा ध्यान जो है ना इस चैप्टर में वो है गैस के ऊपर। गैस में क्या होता है, अनडिफाइंड शेप और अनडिफाइंड वॉल्यूम। तो दोनों ही क्या है, अनडिफाइंड है, ये ध्यान रखो। और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, सबसे कम गैस में। लेकिन गैस में क्या ज्यादा होता है, डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें अगर आप पार्टिकल्स अरेंजमेंट देखो तो कुछ ऐसी रहती है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। सॉलिड में क्या होती थी, सॉलिड में दिखा देता हूँ, सॉलिड में ऐसे होती थी, बिल्कुल चिपके रहते थे पार्टिकल्स आपस में, है ना, मतलब सांस लेने की भी जगह नहीं। तो कुछ इस टाइप से मैं पूरा बनाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। लिक्विड में देखो, लिक्विड में थोड़ा सा अलग इस टाइप से हमें देखने को मिल जाता था, ठीक है ना, मतलब स्पेस तो रहता था थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ गैस से कम। गैस में क्या है आप देख ही रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होगा, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां ज्यादा होगा वहां पार्टिकल्स आपस में चिपके रहेंगे, तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा कहाँ होता है, सॉलिड में। कहाँ पर, सॉलिड में। इसको लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, यहाँ पर रहता है मीडियम, और यहाँ पर रहता है वेरी लेस, वेरी लेस या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा गैस में देखने को मिलता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी पता चल गई। तो गैस क्या है, जिसका शेप भी डिफाइन नहीं है, जिसकी वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं है, सब कुछ कंटेनर पे डिपेंड करता है। और जो गैस है ना वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, जब हम बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पढ़ लेंगे ना तब आप समझ जाओगे। तो फिर से इंट्रोडक्शन पे वापस आते हैं, अब पढ़ो, अब आपको समझ आएगा। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वीक। अब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वही है, मतलब जो हमारे पार्टिकल है उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत कम है, तभी तो वो दूर दूर है, तभी तो वो दूर दूर है आपस में, ये एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही आ गया। एंड इंटर पार्टिकल स्पेस इज सो लार्ज, अब उसके बीच में स्पेस क्या है, लार्ज है, मैंने दिखाया ना अभी, ये देखो, ये आपस में देखो दूर दूर है ना, तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। That the particle become completely free to move randomly in the entire available space is known as gas। उसके पार्टिकल्स क्या इतने दूर दूर है कि वो कंप्लीटली फ्री है, रेंडमली कहीं भी घूम रहे हैं इधर उधर, मतलब एक तरीके से ये हो गया ना, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो मतलब रैंडम मोशन हो गया। और अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे ना डिफ्यूजन के बारे में, तो और ज्यादा क्लियर होगी ये चीजें। ऑल गैसेस शो यूनिफॉर्म बिहेवियर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर irrespective ऑफ देयर केमिकल नेचर और कलर और ऑर्डर। तो ठीक है, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मेन चीज आती है आपकी बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस।
और मैं लिख के दे रहा हूं, ये जो टॉपिक है ना, इसमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता ही मिलता है। ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं आपको बताता चलूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसको मैं अच्छे से हाईलाइट भी करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा भी। ठीक है ना। इसके बाद हम बॉयल्स लो, चार्ल्स लो पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इसमें से क्या है कि थ्योरी में से नहीं आएगा, तो क्या है कि कई बार होता है ना एमसीक्यू वगैरह में से असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं घुमा के। तो हमें क्या करना है, इसके ये जो पॉइंट्स है ना, प्रॉपर्टीज जो है ना गैसेस की, लिखने के लिए हो सकता है एक बार को ना आए, लेकिन हमें पढ़ना जरूर है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इसमें से घुमा फिरा के कोई ना कोई। ठीक है। तो ये है, gases are composed of molecules particles that are in constant random motion. The kinetic molecular theory explains the behavior and characteristics properties of gases. तो कह रहे हैं कि जो हमारी काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी है, उसने कुछ बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, किसके? गैसेस के। ये चैप्टर हम गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको सॉलिड लिक्विड पे दिमाग नहीं चलाना है यहाँ पे। फर्स्ट था कंपोजिशन ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का कंपोजिशन क्या होगा, गैसेस किससे मिलके बने होंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, गैस क्या है? एक मैटर ही है एक तरीके से, है ना, स्टेट ऑफ मैटर ही तो है एक तरीके से। हम पढ़ते हैं ना सॉलिड लिक्विड गैस, तो गैस भी एक टाइप से मैटर है। अब मैटर किससे मिलके बनता है? पार्टिकल से। किससे मिलके? पार्टिकल से, यानी एटम्स मॉलिक्यूल से। तो गैसेस भी हमारी किससे मिलके बन रही है? टाइनी पार्टिकल से मिलके बन रही है। इससे मिलके टाइनी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे, मतलब आप बहुत छोटे, आप देख भी नहीं सकते आंखों से। आंखों से क्या है, शायद मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ना देख पाओ। वो जो लेके फिरते हैं ना चाचा चौधरी वाला मैग्नीफाइंग ग्लास, और पेन के पीछे कई बार बच्चे रखते हैं ना क्लास में, वो वाला पेन मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, जिसमें पीछे कैप की साइड में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, आप उससे भी नहीं देख सकते। ठीक है। तो गैसेज आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल स्पीड्स। नेक्स्ट है, गैसेज हैव नीदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप। ये कहना चाह रहे हैं गैसेस जो है ना हमारी, उनका ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा और ना कोई फिक्स्ड शेप रहेगी। ये तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, है ना, बता चुका हूं ना मैं ये चीज, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं। क्यों होता था? क्योंकि वो आपस में क्या होते थे, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल उधर, एक पार्टिकल इधर, तो यानी पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था वो बहुत ज्यादा था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ही कम था, लगभग नेग्लिजिबल था, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होते थे, दूर दूर रहते थे। ठीक है ना, इसीलिए उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम या फिक्स शेप नहीं होती। तो देयर इज अ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, गैसेस एक्सेप्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, ये मैंने बताया ना कि गैसेस जो है वो प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। जैसे किसी वॉल पे अगर आप देखोगे ना, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो गैसेस क्या है, वॉल्स पे भी प्रेशर लगा सकती है, एक्सर्ट कर सकती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, गैस के जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर है, जिगजैग मोशन में घूम रहे हैं सपोज करो, तो होगा क्या, अब जब उसके पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे हैं, तो हवा है, हवा तो टकराएगी। मैं हवा का देता हूं आपको, एयर का देता हूं एग्जांपल। एयर जो है वो ऐसा थोड़ी है कि मुझे यहां नहीं देखने को मिलेगी, पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलेगी, श्रीलंका में नहीं देखने को मिलेगी, वो तो सब जगह है, वो तो सब जगह है ना। तो एयर क्या है, सब जगह पर प्रेजेंट है। तो हम जो उसका प्रेशर है वो क्या फील कर सकते हैं? हाँ, लेकिन उसको देख तो नहीं सकते ना। उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि जो हमारी गैस है, जैसे एयर भी एक गैस है, मिक्सचर है गैस का, है ना, कोई भी गैस है, वो क्या करती है, वो एक दूसरे से टकराती है, एक दूसरे से टकराती है। अब वो जब एक दूसरे से टकरा रही है, सपोज करो मैंने किसी कंटेनर में गैस भर लिया है, ठीक है, ठीक है, गैस मिक्सचर रख लिया है, तो होगा क्या, अब उस कंटेनर में वो गैस के जो मोशन, गैस के जो पार्टिकल्स है वो तो हमेशा मोशन में रहेंगे, है ना, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी वैसे ही बहुत हाई होती है। तो होगा क्या, वो जो कंटेनर है ना, वो उसके वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और उसमें क्या होगा, फिर वो आपस में टकराएंगे, उनका कोलिजन होगा, है ना, गैस पार्टिकल्स का। और उसी के चलते वहां पर क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। समझ गए? एक बार पढ़ो, द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ड्यू टू दिस कोलिजन गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है ना, क्यों कर रहे हैं ये आप समझ गए, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर होते हैं, और वो क्या होते हैं, जिगजैग मोशन में चलते हैं, और होता क्या है,
उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, इसलिए वो हमेशा मोशन में रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, आपस में टकराते रहेंगे, और सिर्फ आपस में ही नहीं टकराएंगे, जो हमारा कंटेनर है उसकी वॉल से भी टकराएंगे, है ना। नेक्स्ट आता है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गैस हमारी हाईली कंप्रेसिबल होती है, कोई रीजन है क्या इसके पीछे? बिल्कुल रीजन है। अरे आप मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस देखो क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है लगभग लगभग। तो यानी कि उसके बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल एक इधर एक उधर, तो बहुत ज्यादा स्पेस है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस। जैसे ये सॉलिड है, सपोज करो ये मेरा सॉलिड है पेन, अब इसको मैं हाथ से कंप्रेस करना चाह रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली कोई भारी चीज से इसको कंप्रेस कर दूंगा, या कोई कंप्रेसर, वो तो इंडस्ट्रियल यूज है ना, कंप्रेसिबल लूंगा मैं इसको, कंप्रेस कर दूंगा, लेकिन खुद से तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गैस को मैं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि गैस तो हल्की है। गैस को मुट्ठी में भरा, सपोज करो मैंने कोई भी गैस ली, परफ्यूम लिया, हाथ पे छिड़का और उसे ऐसे बंद कर लिया, तो मैं उसको उसको मतलब दबा पा रहा हूँ ना, मतलब मेन चीज यही है ना, मैं उस पर प्रेशर लगा पा रहा हूँ। इस पर मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। यहाँ देखो, अगर मैं इसको दबाना भी चाह रहा हूँ, ये देखो स्पेस दिख रहा है ना, तो ये जो पेन है बीच में आ रहा है, इन दोनों हाथों के बीच में, तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। अब कोई बहुत हल्का मैं ले लूं मटेरियल, वो एक अलग बात है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है विच इजीली कैन बी कंप्रेस्ड, और वो है गैस, वो है गैस। ये आप याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका गैसेज आर हाईली एक्सपेंसिबल। अब एक्सपेंशन के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, एक्सपेंशन समझते हो ना आप? एक्सपेंशन मतलब क्या है कि किसी चीज का एक्सपेंड हो जाना, बड़ा हो जाना, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाना। ठीक है ना, सिंपल सी बात है ना। जैसे रस्सी है, अब आप किसी रस्सी को पकड़ के खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या है, उसके रेशे अलग अलग होने लगते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बताऊं आपको, रबड़ लूं, ऐसी एक रबड़ होती है ना, वो कौन सी होती है, वो चाशनी की, वो जो बनाते थे, अरे जो बचपन में आते थे, चप्पल वप्पल बना के देते थे, घंटी बनाते थे, और फिर हम उस कैंडी को खाते थे। वो वाली कैंडी आपने देखी है, जिसको खींचते हैं तो वो लंबी हो जाती है, इतनी सी निकालते हैं रबड़ जैसी, उसको खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है। तो वैसा वाला जो एक्सपेंशन है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, तो मजाक मस्ती है। बट गैसेस में जो होता है ना, ये बिहेवियर एक्सपेंड होने का, वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ने का। अब ये क्यों अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती है, या फिर ऐसा क्यों होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा उसको हीट कर रहे हो, उसको बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके बीच में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा मूव करेंगे, और ज्यादा इधर उधर इधर उधर इधर उधर करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बहुत फास्ट मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, और जितना फास्ट करेंगे, जितना दूर जाते जाएंगे, जितना फैलते जाएंगे, गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। समझ गए? और वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो एक्सपेंड का मतलब क्या है, उसका गैसेस का वॉल्यूम में इंक्रीज होना। ठीक है, तो गैसेस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन एन enclosed gas is heated, kinetic energy of its molecules increases. Thus, the molecules start moving faster and further apart from each other, resulting in an increase in the volume of the gas. ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। देखो मजा आना चाहिए पढ़ाई में। पढ़ाई में जिस दिन आपने मजा लेना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आपका कल्याण हो गया। नेक्स्ट इज गैसेस हैव लो डेंसिटी। गैस में क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी क्या होती है आपको पता ही है, डेंसिटी का फॉर्मूला रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी। यानी कि ये डिपेंड किस पे करता है, मास पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इतनी बात आप समझ गए? तो यानी कि जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी, ऐसे समझ लो ना आप। जिसका मास कम उसकी डेंसिटी कम, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम। तो डेंसिटी कम होने का मतलब ये है कि उसका मास कम होना चाहिए, उसका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। तो मैं जनरली एक चीज पूछूं आपसे, गैस कैसी होती है, हल्की होती है या बहुत भारी होती है? मतलब मैं ऐसे पर्टिकुलर गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी गैस के बारे में बात करूं अगर मैं, तो गैस हल्की ही होती है, हमें पता ही है ना, गैस तभी तो उड़ती है क्योंकि वो हल्की होती है।
अब ये तो हल्का नहीं है, इसको तो पकड़ना पड़ता है, इसको अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो ये तो गिर जाएगा, ये हवा में तो नहीं उड़ रहा है ना, इसको ऐसे उछालो और कैच करो, ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखो अपने आप गिर रहा है, ठीक है। लेकिन गैस का जो इसके कंपेयर में, गैसेस का जो मिक्सचर है कि एयर भी, वो भी तो हल्का ही है। मतलब सिंपली यार, परफ्यूम लो, परफ्यूम को छिड़को, तो वो क्या नीचे गिर जाता है? नहीं, नहीं गिरता ना। क्यों? क्योंकि वो हल्का है ना। तो सिंपल सी बात है, जो हल्का है इसका मतलब उसका वेट कम है, उसका मास कम है, और जिसका मास कम है उसकी डेंसिटी कम है, उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। और वॉल्यूम ज्यादा होता है गैस का, क्यों? वॉल्यूम ज्यादा घेरती है ना गैस। अब ये है, ये तो बहुत कम ही वॉल्यूम घेर रहा है, ये देखो, ये तो मेरे हाथ के बराबर ही वॉल्यूम घेर रहा है। अब इस इतनी ही मास की अगर मैं गैस ले लूं ना, तो वो तो पूरे, मतलब मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट छोड़ो, वो तो मुझे लगता है कि पूरे ये आधे किलोमीटर की रेडियस में फैल जाएगी, इतनी गैस अगर मैं लेके चलूं, इतने मास की गैस। जैसे ये लगभग 100 ग्राम का होगा, ठीक है, 100 ग्राम गैस में अगर ले लूं तो वो तो सब जगह फैल जाएगी। तो ये क्या है, वॉल्यूम ज्यादा कवर करता है और मास इसका कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के कंपेयर में है कि इसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि मास कम है और वॉल्यूम ज्यादा गिर रहा है। नेक्स्ट इज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। अब गैस क्या लिक्विफाइड हो सकती है? मैं कहता हूं बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जब हम लिक्विड को गैस बना सकते हैं, पानी को उबाल के बॉईल करके हम वेपर्स तैयार कर सकते हैं, तो क्या हम वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखो, ऑन कूलिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज रिड्यूस्ड एंड ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन अ कूल्ड गैस द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। तो सिंपल सी बात है, कंडेंसेशन वाला पार्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो ये वाली चीज आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी, ज्यादा को टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मॉलिक्यूलर मोशन। अब ये मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता है? देखो, थोड़ा सा आपको ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए बस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको मोशन में रहने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। समझ गए? और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना फास्ट मूव करेंगे। और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर पे, हमेशा याद रखना। जिसका टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? जल्दी से फास्ट मूव करने स्टार्ट कर देंगे, मोशन स्टार्ट कर देंगे। और गैसेस में तो आपको पता ही, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हाई होती है। और गैसेस में भी जितना हाई टेम्परेचर आप रखोगे उतना ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो हमारे, मतलब एक तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे? तेजी से मोशन स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस को कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉडल, particles या molecules of a substance are in constant random motion, so they possess kinetic energy. The average kinetic energy of a particle molecule is directly proportional to its absolute temperature. ठीक है, किसके बराबर होती है? उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी। ये हमेशा याद रखो, ये अभी बताया भी मैंने। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना कम टेम्परेचर उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। बताओ कितना आसान था, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच द मॉलिकुलर मोशन कंप्लीटली स्टॉप्स ऑन द केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। और 0 केल्विन, अब ये बराबर होता है -273 केल्विन के, यानी 0 केल्विन हमारे बराबर है इसके -273 डिग्री सेल्सियस के। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि कोई भी अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसको केल्विन में चेंज करना है तो आप उसमें 273 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? 273 ऐड कर दो बस। तो वो क्या बन जाएगा? केल्विन। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे चेंज करो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन में बताओ तो कैसे बताएंगे? देखो, 27 + 273 कितना आ गया? 300 केल्विन। मतलब केल्विन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो उसमें 273 ऐड कर दो बस। बस आप इतना कर दो, काम बन जाएगा। ये आगे भी आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है द गैस लॉस। अब गैस लॉज हमारे, कुछ गैस के बिहेवियर होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। अब वो कंडीशंस क्या क्या होती है? प्रेशर,
वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये तीन मेनली कंडीशन है जिस पर जो हमारी गैस है उसका बिहेवियर डिपेंड करता है, या इन तीन कंडीशन पे वो शो करता है अपने अलग अलग बिहेवियर। और वो बिहेवियर हम अभी देखेंगे बॉयल्स की मदद से, चार्ल्स लॉ की मदद से, वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हमें वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर को समझना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता है, प्रेशर आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है। अब देखो, क्लास 9th में आपसे ये तो पूछा नहीं आएगा कि व्हाट इज वॉल्यूम, डिफाइन प्रेशर, डिफाइन टेम्परेचर, ये थोड़ी आएगा क्वेश्चन। लेकिन इसकी जो यूनिट कन्वर्जन है ना, उससे क्वेश्चन आया था। ये बेसिक है एक तरीके से। पिज्जा खाते हो ना आप लोग, तो पिज्जा में सबसे पहले क्या बनता है? बेस बनता है। बेस तैयार होता है ना, फिर बेस पे सॉसेस लगाई जाती है, फिर उसी पे ही सारा मटेरियल डाला जाता है, फिर उसको बेक किया जाता है। तो बेक करना लास्ट का काम है। क्वेश्चन मेन पार्ट क्या है? बेस बनाना। मेन पार्ट क्या है? बेस बनाना। तो ये सब हमारे बेस है एक तरीके से। अब देखो, द वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब मैं आपसे पूछूं एक चीज, एक छोटा सा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्या आप बताओगे कि कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो तो स्पेस के बराबर ही होता है, तो उसकी यूनिट फिर किस पे डिपेंड करेगी? पकड़ लिया ना मैंने, पकड़ लिया। सॉलिड लिक्विड के केस में तो आप आराम से वॉल्यूम बता देते थे, ठीक है, या तो लिक्विड लीटर में होगा या एमएल में होगा, है ना, यही करते थे लिक्विड के केस में। और सॉलिड के केस में मीटर क्यूब। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, गैस के केस में ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि गैस का खुद का तो कुछ होता ही नहीं है, इसका तो कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? कंटेनर पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहां पर हम कंटेनर से मेजर करेंगे। सपोज करो जो हमने कंटेनर लिया है उसमें हम गैस का जो वॉल्यूम लेने वाले हैं, गैस मतलब उसमें डाल ली है कंटेनर में, सपोज करो उस कंटेनर का अगर वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो गैस का भी जो हमारा यूनिट होगा मीटर क्यूब हो जाएगी। और अगर हम उसे सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, छोटा कंटेनर है, सेंटीमीटर क्यूब वाला ले रहे हैं, तो भी उसकी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। या अगर उस कंटेनर को हम लीटर या एमएल या डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो भी वो उसी शेप में, उसी चीज में हम गैस का भी वॉल्यूम मापेंगे, यानी कि मेजर करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जो रिलेशनशिप्स होंगी ना, वो मैं कुछ दिखा देता हूँ। वॉल्यूम के केस में खासकर आपको याद रखना है, ये आपको पता भी होगा, 1 मीटर क्यूब यानी 1000 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि देखो, 1 मीटर में कितना होता है? 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर है? तो 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर होंगे? 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है ना, और 10 की पावर 3 मतलब 1000 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये जो 1 मीटर क्यूब है उसको 1000 लीटर भी बोलते हैं, ये हमें पता है, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा आपको, या याद भी कर सकते हो। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर होता है, ऐसे याद कर लो। और 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर को एमएल में चेंज करेंगे, ये तो हमें पता है। एक लीटर मतलब 1000 एमएल, 1 लीटर मतलब 1000 एमएल, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है ना, ये छोटी मोटी मतलब कुछ है यूनिट कन्वर्जन। अब इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया है जिससे कि आपको बेसिकली दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेशर पे। तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर तो मैंने बताया था ना कि वो कंटेनर्स की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और आपस में कोलिजन करते हैं। तो वो जो प्रेशर होगा वो हम वैसे ही, वो तो नॉर्मली प्रेशर की जो यूनिट रहेगी वही हम ले लेंगे, यानी कि बार में है, एटमोस्फेयर में है, या फिर एमएम ऑफ एच जी, सेंटीमीटर ऑफ एच जी में भी हम लेते हैं। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, लेकिन हाँ, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो मैं बता दूं, वो क्या होती है? वो पास्कल होती है, पास्कल में आपको लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में सपोज करो एमएम ऑफ एच जी है, सेंटीमीटर ऑफ एच जी है, तो आपको उसी में ले लेना है, फिर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। So the pressure of a gas is the force that the gas exerts per unit area on the walls of its container. Standard pressure of 1 atmosphere is defined as the pressure exerted by 76 centimeter of mercury at 0 degree Celsius and at a standard gravity of 9.8 meter per second square.
ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब देखो टेम्परेचर की बात करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ दैट गैस। मतलब टेम्परेचर किसी भी गैस का क्या होता है, वो होता है उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब कितना गर्म हो रही है गैस। आप बता सकते हो ना टेम्परेचर से। जैसे सपोज करो आज क्या टेम्परेचर चल रहा है, अभी का चल रहा होगा लगभग 20 डिग्री। तो ज्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है, ना ज्यादा सर्दी है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, एकदम बेसिक है। ऐसा टेम्परेचर तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है ना, ज्यादा सर्दी ना हो और ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी ना हो और बहुत गर्मी भी ना हो, वो तो बहुत ही खराब लगता है। अब टेम्परेचर 20 डिग्री है तो अपन कूल है, एकदम सही है। अब अगर यही टेम्परेचर 30 प्लस हो जाए, 30 32 पहुंच जाए, तो क्या होगा, हमें गर्मी लगने लगेगी, है ना। टी शर्ट वी शर्ट उतार के मतलब सैंडो में घूमने लगेंगे, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो गर्मी जैसी ही लगती है, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर हॉटनेस बढ़ जाती है, हमारे अंदर क्या होता है, हमें थोड़ी सी बेचैनी भी लगती है, ऐसा होता है ना। अब गैस के केस में भी वही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी हॉटनेस बढ़ रही है, और जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वो कूल हो रही है एकदम। तो ये चीज आप समझ लो। द मोर कॉमनली यूज स्केल ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस स्केल, फॉर्मली नोन एज सेंटीग्रेड स्केल। जनरली हम सेंटीग्रेड यूज करते हैं। जैसे अभी जो मैं टेम्परेचर की भी बात कर रहा हूँ ना, कि 20 चल रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, मैं बात कर रहा था 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये वाले टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। लेकिन वहीं जब बुखार उखार होता है तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में देखते हैं, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तीन स्केल होते हैं जनरली, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। और जनरली हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं ना, वो केल्विन लेते हैं ज्यादातर, ज्यादातर केसेस में केल्विन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केल्विन में सॉल्व करेंगे, ये आदत ना। केल्विन को चेंज कैसे करते हैं डिग्री में, ये मैंने बता दिया, 273 ऐड करके। ठीक है ना, ये पढ़ो, रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। कैसे चेंज करेंगे, केल्विन, एक केल्विन होता है हमारा, जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मुझे बताना है 300 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे, कैसे। अब डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जेशन उल्टा होगा, केल्विन में चेंज करते थे 273 ऐड करके, डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, 273 माइनस करके करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो डिग्री सेल्सियस में करने के लिए 300 माइनस 273 कितना आ गया, 27। तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाए, बस ऐसे पता लगा लेंगे। इसी 27 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में करना होता तो 273 ऐड कर देते, 300 केल्विन आ जाता। अब एक क्वेश्चन देख लो बढ़िया, वही आ गया। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू दैट कॉरस्पॉन्ड टू 27 डिग्री सेल्सियस। अभी तो बताया क्या करना है, बस 273 ऐड कर दो, कितना आ गया, 300 केल्विन आ गया, बस। ऑप्शन टू आंसर। बताओ जल्दी, कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब कुछ भी आ सकता है, 27 ही जरूरी नहीं है। सपोज करो आ जाए 47 डिग्री सेल्सियस को, सपोज करो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया, किसी जगह बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, केल्विन में बताओ कितना हुआ। तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें 273 केल्विन ऐड करेंगे और ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब ये कितना आ गया, 320 केल्विन। ठीक है, बताओ क्लियर है। तो इसी टाइप से आपको चीजें देखनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है अपना बॉयल्स लो। बॉयल्स लो, बहुत बच्चे कहते हैं कि बॉयल, अंडे बॉयल करने वाला लो है, क्या है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। बॉयल्स लो एक ऐसा लो है जिसकी मदद से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही खास लॉ है ये, मैं आपको बता दूं। इस लॉ की मदद से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। मैं कह सकता हूं कि अधिकतर जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो इससे सॉल्व होंगे। ठीक है, जिसने ये वाला लॉ समझ लिया ना, वो गैस लॉ भी समझ लेगा, वो चार्ल्स लॉ भी समझ लेगा, जो ये समझ लेगा। जो ये नहीं समझ पाएगा उसके लिए आगे सब कुछ समझना मुश्किल हो जाएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। अब बॉयल्स लॉ होता क्या है, देखो सबसे पहले मैं इसकी बैक स्टोरी बताता हूँ। तो जो रॉबर्ट बॉयल्स थे ना हमारे, उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी करी, किसके ऊपर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। तो किसी भी गैस का जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है उसको देखा उन्होंने, कब, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया। तो उन्होंने एक रिलेशन निकाला जिसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा प्रेशर होता है और वॉल्यूम होता है ये कांस्टेंट रहते हैं, कब, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या फिर
जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर में। अब आप कह रहे हो सर कुछ समझ नहीं आया, अरे मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। आइडियल गैस पता है आपको, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये पता है? पता है ना? इसी से तीनों लॉज आने वाले हैं, इसी से तीनों लॉज आ जाएंगे। कैसे आएंगे? देखो, जब भी मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया मतलब ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा, इसको निकाल दो, या ये राइट साइड वाली चीज ऐसी आ गई, तो होगा क्या? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पीवी इक्वल्स टू सी, यानी पीवी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको उधर ले जाऊं अगर, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ऐसे भी कर सकता हूं। एक केस आएगा हमारा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओ सॉरी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर इस टाइप से करेंगे, V1/V2 इक्वल्स T1/T2। इस वाले केस में क्या हो जाएगा? देखो, पीवी कांस्टेंट है, तो यहां पर हो जाएगा P1V1 इक्वल्स टू P2V2। ठीक है ना? इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, मतलब पीवी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये दो रिलेशन आपको याद करके चलने हैं। तीसरा एक और आएगा गैस लो, वो मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा, पहले आप इसको समझो। ठीक है? तो इसको पढ़ो, बॉयल्स लो को। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज दिस, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। समझ पा रहे हो? तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इस पर बेस बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? इसका शॉर्ट फॉर्म वही है, P इक्वल्स टू C, ऐसे याद कर लो। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे आपको। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, फिर अगले एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। जैसे यहाँ देखो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सर्टेन क्वांटिटी, a volume of 74 centimeter cube at a pressure of 760 mm. If the pressure is decreased to 740 mm, what will be the volume of the gas at same temperature? मतलब यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है? वॉल्यूम पूछा जा रहा है। लास्ट की लाइन पढ़ के ये तो समझ आ गया, मुझे क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। ठीक है? सेम टेम्परेचर दे दिया, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है ना। बोल रहा है ना कि दोनों केसेस में सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर से पढ़ो एक बार। तो देखो, मिला क्या क्या हमें? वॉल्यूम मिल गया है फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस और फर्स्ट वाले केस में प्रेशर मिल गया, फिर डिक्रीज हुआ प्रेशर, यानी ये P2 हो गया। ये फाइनल प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर, और ये इनिशियल वॉल्यूम। मुझे बताना क्या है? V2 बताना है। बस इतना पता चल गया, जो जो गिवन है वो लिखते चलो। V1 गिवन है 74 सेंटीमीटर क्यूब, P1 है 760 mm, P2 है 740 mm। वैसे MMHG होगा। ठीक है? ये इसमें इजी वे में दे दिया है, लेकिन आप समझ जाओ। ठीक है? अब बॉयल्स लॉ क्या कहता था? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या है? बॉयल्स लॉ लगेगा, यानी P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अब देखो, यहां से V2 क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, अगर P2 को इधर भेज दूं तो P1V1/P2, यही हो जाएगा V2। इसको सॉल्व करो, P1 हो गया 760 इंटू V1 हो गया 74 अपॉन P2 कितना है? 740। इसको काटो, यहाँ 74 को 740 से काटा, 10 बचा नीचे, 10 से एक ये गया, ये आ गया 76। कितना आ गया? 76 सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 हमारा इतना आएगा। जल्दी से चेक कर लो ये।
समझ रहे हो ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा? करो। देखो ये वाला क्वेश्चन तो और भी इजी है। एक और मैं ही बता देता हूँ। देखो वेसल दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 600 सेंटीमीटर क्यूब है। उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ये लिखा है ना, कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 330 सेंटीमीटर एच जी। यहाँ से ही दिया है, देखो यहाँ सेंटीमीटर एच जी दिया है, हमें कंफर्म कर दिया। अब मुझे जो दूसरा प्रेशर भी निकालना होगा वो भी सेंटीमीटर एच जी में ही निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात है। What will be the pressure of hydrogen gas when the vessel is connected to the another vessel of 300 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी? अब देखो हो क्या रहा है। पहले तो एक वेसल लिया जिसका हमें प्रेशर और वॉल्यूम गिवन था। अब दूसरे प्रेशर से ही, वो दूसरे वेसल से ही उसको ऐड कर दिया। एक वेसल को दूसरे वेसल से ऐड किया जा रहा है। तो हो क्या रहा है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो तो सेम आ जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो तो मिक्स हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, या मैं करके दिखाऊं ये वाला? बताओ जल्दी, करके दिखाऊं? बताओ। ठीक है, चलो मैं ही कर देता हूँ। पहले का है V1 600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इधर से P1 कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया है 330 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, और क्या क्या गिवन है मेरे को, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब प्रेशर निकालना है, P2 निकालना है। ये चीजें समझते चला करो। देखो ये वाली चीजें अगर आपको क्लियर हो गई ना, मैं कह रहा हूँ आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ये वाली चीजें क्लियर कर ली। बस बस इतना क्लियर कर लो कि ये क्या मैं लिख रहा हूँ और कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होते ही बात खत्म। अब देखो V2 में यहाँ पर केस है। V2 बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, ये देखेंगे अरे 300 सेंटीमीटर क्यूब है, वो V2 लिख देंगे, 300 सेंटीमीटर क्यूब पूरा पढ़ेंगे नहीं। मैंने क्या कहा, एक वेसल से दूसरे वेसल को कनेक्ट किया गया। तो पहले केस में तो वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर क्यूब ही था। लेकिन जैसे ही दो वेसल को मैंने ऐसे मिला दिया, तो होगा क्या, ये और भी मतलब ऐसे समझ के चलो, इस तरीके से रहे होंगे। ये फर्स्ट वेसल था, अब सेकंड वेसल को क्या किया, इसी से कनेक्ट कर दिया। तो जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम जो आएगा सेकंड वाला वॉल्यूम, वो दोनों का कनेक्टेड आएगा। दोनों का कनेक्टेड आएगा यानी वॉल्यूम क्या होगा, ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 600 + 300, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें यही जो आपकी एक चीज थी ना, बस इस क्वेश्चन में यही आपका की कॉन्सेप्ट है, यही बच्चा गलती कर सकता है। बाकी तो वो कर ही देगा, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो, यानी क्या लेना है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। निकालना क्या था, P2 हो गया P1 V1 अपॉन V2। यानी कि क्या आ गया, P1 की वैल्यू है 330, V1 की वैल्यू है 600 अपॉन में 900। ये टू, ये थ्री, थ्री से ये कटा, 110, कितना आ गया, 220 सेंटीमीटर Hg। ठीक है ना? जल्दी से चेक करो, जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, ये तो दो मैंने करा दिए, एक आप करो, आपको 2 मिनट देता हूँ मैं। इजी क्वेश्चन है वाला, आप कर लोगे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हुआ क्या है यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं तो देखो, प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 40%। ठीक है, मुझे बताना है न्यू प्रेशर क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन वैसे मुझे आपको होमवर्क में देना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आपको मिलना भी चाहिए ना। तभी क्लियर होगा आपको, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, तभी आपको पता चलेगा। और ये कमेंट करके बताना इसका आंसर। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा। तो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ।
ठीक है, ये होमवर्क है, कमेंट करके बताना इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाता है अपना चार्ल्स लॉ। क्या आ जाता है? चार्ल्स लॉ। अब हमारा जो चार्ल्स लॉ है वो क्या है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये क्या आ गया बॉयल्स के बाद चार्ल्स लॉ। अरे बहुत इजी है, बॉयल्स लॉ जैसे समझा था वैसे ही चार्ल्स लॉ है। वहां पर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर लेना है। क्या लेना है? प्रेशर कांस्टेंट लेना है, P इक्वल्स टू सी। बस, यानी कि P कांस्टेंट है। तो होता क्या था, P इक्वल्स टू nRT होता था। अब चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो V क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के। तीन ही टर्म्स है ना, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो होगा क्या, देखो यहां से V1/V2 हो जाएगा T1/T2। या फिर इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V1 ये इधर ले आओ, ये उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, है ना। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्टली हम ऐसे भी लिखते हैं। वैसे आप V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2 ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। कंडीशन क्या है चार्ल्स लॉ के लिए? प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द टेम्परेचर इज डबल, द वॉल्यूम वुड बी डबल। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर डबल कर रहा हूँ तो वॉल्यूम भी डबल हो रहा है, या वॉल्यूम डबल कर रहा हूँ तो टेम्परेचर भी डबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ इट्स रिड्यूस बाय हाफ देन वॉल्यूम वुड ऑल्सो बी रिड्यूस बाय हाफ। यानी कि अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो ये भी हाफ हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये चीजें भी होगी। जल्दी से बताओ, समझ आया? अब जल्दी से एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं फिर, लगे हाथ। क्वेश्चन है, to what temperature must a gas at 300 Kelvin be cooled down in order to reduce the volume one third of its original volume? Pressure remaining constant। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये ध्यान रखो, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। आगे की बात, आगे की कार्रवाई बाद में होगी। टेम्परेचर कितना गिवन है देखो, टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, 300 केल्विन, यानी T1 तो दे दिया है। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम देखो जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, यानी V1 का वन थर्ड हो गया है। ये ऐसे समझो, V2 हो गया है मेरा V1 × 1/3, यानी कि V1/3 हो गया है इसी टेम्परेचर पे। ठीक है ना। और टेम्परेचर मुझे निकालना है, T2 मुझे निकालना है, T1 मुझे गिवन है। ठीक है ना। T2 मुझे निकालना है, T1 गिवन है 300 केल्विन। फॉर्मूला क्या था, V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2। तो देखो, V2 और V1 में तो रिलेशन वैसे ही आ जाएगा, V1 को V1 ही लिखो, V2 को लिख दो V1/3। तो V1 से V1 कटा, T1 था 300, ये हुआ T2। अब ये 3 ऊपर आएगा। ठीक है, V1 से V1 कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 3/1 इक्वल्स टू 300/T2। अब 300 से कटा, T2 आ गया मेरा यहाँ पर कितना, 100 केल्विन। इसको एक बार चेक करो। ठीक है, समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पे, ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलो एक और करते हैं। What will be the volume of a gas when 3 liters of its cooled down from 27 degree Celsius to minus 273 degree Celsius at constant pressure? Constant pressure मतलब वही कंडीशन चार्ल्स लो है। ठीक है ना।
तो जो हमारा फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, वी V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2, या फिर V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, कैसे भी आप लेके कर सकते हो। अब देखो, वॉल्यूम जो है ना, वो वॉल्यूम है किसी भी गैस का 3 लीटर, और वहां पर वो चेंज हो रहा है 27 से -73। यहां पर आप कंफ्यूज हो गए। देखो T1 यहाँ पर गिवन है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आप बदल लो किसमें, केल्विन में। कैसे बदलोगे, 27 प्लस 273 कर दो, केल्विन में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ये आप याद रखो, हमेशा केल्विन में चेंज करना है। T2 कितना गिवन है, -73 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको भी आप क्या करो, -73 को ऐड करो 273 से, कितना आया, 200 केल्विन आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है, 3 लीटर, V1 गिवन कितना है, V1 है 3 लीटर, निकालना क्या है, V2 निकालना है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करो। देखो V1 है 3, ये है V2, इक्वल्स टू T1 है मेरा 300, और ये कितना हो गया, 200। ठीक है, T2 वैल्यूज पुट अप कर दी। अब यहाँ से देखो, ये इससे कटा 3/, अरे यार, ये इससे कटा कितना हुआ, 3/2, और ये 3 से ये 3 कट गया। V2 कितना आ गया फाइनली, 2 लीटर। तो यानी कि उसको कितने वॉल्यूम की आवश्यकता थी, 2 लीटर्स, बस इतना ही जरूरत थी। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं। एक और देखते हैं, नेक्स्ट लो, गैस इक्वेशन। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, गैस इक्वेशन वाला। अब आप कह रहे हो सर आप तो सबको इंपॉर्टेंट कहते जा रहे हो, लेकिन ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। अब जिसको बॉयल्स लो, चार्ल्स लो समझ आ गया ना, वो ये समझ जाएगा, क्योंकि उसी को कंबाइन करके तो ये बनाया है। तो जब हम कंबाइन कर देंगे ना बॉयल्स लो और चार्ल्स लो को, क्योंकि देखो उस एक में होता था पीवी इक्वल्स टू सी, है ना, एक में होता था, क्या होता था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर वी अपॉन टी इक्वल्स टू सी, ऐसे होता था। ठीक है, तो वी अपॉन टी इक्वल्स टू सी, पीवी इक्वल्स टू सी। तो अगर मैं इस तीनों को मतलब कंबाइन करूं, तो मुझे एक चीज मिल रही है कि पीवी अपॉन टी इक्वल्स टू सी, यही मिल रहा है ना। मतलब तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों का अगर मैं मिला दूं और उसको कांस्टेंट करूं, तो क्या बन रहा है मेरा, गैस इक्वेशन बन रहा है। यानी कि तीनों पे डिपेंड करे अगर, तो क्या होगा, तो देखो पीवी अपॉन टी इक्वल्स टू सी वाला पार्ट याद रखो। मतलब P1 V1/T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 V2/P2। ठीक है, ठीक है, ये चीज ठीक है। तो ये इसका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, इस एक्सप्रेशन को आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या रहता है, हमें पता है 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, 760 mmHg, 760, वो 76 सेंटीमीटर Hg, या 1 एटमोसफेयर। ये आपको पता ही है, प्रेशर को चेंज करना आता ही है आपको। प्रेशर के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, प्रेशर हो टेम्परेचर हो, है ना, ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। A certain mass of a gas occupies 2 liter at 27 degrees Celsius and 100 Pascal. Find the temperature when volume and pressure become half of their initial values. अब देखो ध्यान से पढ़ो एक एक चीज को। सर्टेन मास बताओ किसी भी गैस का, बताना नहीं है, मतलब एक सर्टेन मास पे गैस ऑक्यूपाइज कर रही है 2 लीटर वॉल्यूम, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, या इसको डायरेक्टली लिख दो कितना, 300 केल्विन। कैसे किया, 273 ऐड करके। और प्रेशर गिवन है 100 पास्कल पीए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा इसको अजीब तरीके से आसान वे में, अब ठीक है, 100 पास्कल। अब देखो करना क्या है, अब सेकंड वाले केस में सेकंड लाइन पढ़ो, फाइंड द टेम्परेचर, निकालना क्या है, T2 निकालना है, ये बात क्लियर हो गई। वॉल्यूम और प्रेशर क्या हो गए, हाफ हो गए, यानी वॉल्यूम जो था V2 वो V1 का हाफ हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 2/2, 1 हो जाएगा। चलो आगे देखो, प्रेशर भी क्या हो गया, हाफ हो गया, P2 भी क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी P1/2, यानी कितना हो गया, 100/2, यानी कि 50 पास्कल हो गया। ठीक है, ये 1 लीटर हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर ये कहा गया है ना कि जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ हो गए।
तो इसकी V2 की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? V1 था हमारा 2 लीटर, तो उसका हाफ करो, 1 लीटर हो गया। प्रेशर कितना था पहले? 100 पास्कल था, तो उसका हाफ कर दो, 50 पास्कल हो गया। अब सॉल्व करो, अब लगाओ अपनी गैस इक्वेशन। वो क्या होती है? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। निकालना क्या है? T2 निकालना है। सॉल्व करो। P1 कितना था? 100। V1 कितना था? V1 था 2। T1 था 300 इक्वल्स P2 कितना था? 50। V2 कितना था? 1। T2। ठीक है ना? ये देखो, जीरो से जीरो काट दो। ठीक है, T2 को इधर ले जाओ, तो ये कितना आ गया? थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको 50 को 2 से काटो, कितना आया? 25। 25 इंटू 3 कितना हो गया? 75 केल्विन आ गया। तो यानी टेम्परेचर एक तरीके से 1/4 हो गया, ये समझ लो, क्योंकि T1 कितना आ रहा था? 300। एक बार चेक करो इसको यार, अच्छा क्वेश्चन है। समझ गए? इसको डिग्री सेल्सियस में अगर पूछता तो डिग्री में भी बता सकते थे। T2 को क्या करते? 75 माइनस 273 कर देते, तो डिग्री सेल्सियस में आ जाता। कितना हो गया? 200। अगर ये 73 होता तो 200 होता। 200 में दो कम, 198, 198 डिग्री सेल्सियस माइनस के, मतलब इतना कम टेम्परेचर है। क्योंकि 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये -198 डिग्री सेल्सियस है। इतना मतलब कम टेम्परेचर है। मतलब समझ लो कितना कम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर मान सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक, द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन प्रेशर। अब किसी भी गैस में मॉइस्चर तो होता ही है। मॉइस्ट गैस के बारे में आपने पढ़ा है ना, मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस का मतलब ये होता है कि उसमें वाटर वाटर का मॉइस्चर है, और वाटर का मॉइस्चर है यानी उसमें वाटर वेपर्स भी है ना? ये तो आपको पता होगा। यानी वो मिक्सचर है किसका? गैस का और वाटर वेपर्स का, ऐसे समझो। अच्छा, ये चीज तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर क्या होता है या नहीं पता? थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर का आएगा यहाँ पर केस। तो देखो, पार्शियल प्रेशर होता है जब हम बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर लेते हैं ना, तो इंडिविजुअल गैसेस का जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो वो एग्जर्ट कर रही है आप अलग अलग तरीके से, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका केस आता है, लेकिन उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। सिंपली आपको पता होना चाहिए टोटल प्रेशर क्या होगा। तो देखो, सपोज करो ये रहा कंटेनर। अब इसमें ये वाली गैसेस भी है और वाटर वेपर्स भी है। वाटर वेपर्स को मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, मिक्स्ड है ये आपस में, ठीक है? अब जो वाटर वेपर्स और ये आपस में मिक्स्ड है, अब इसमें एक चीज मुझे बताओ कि जो प्रेशर होगा टोटल, वो सिर्फ ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ ये जो गैस है उसका ही होगा, मतलब सिर्फ गैस प्रेशर लगाएगी। ऑब्वियस सी बात है, वाटर वेपर्स भी तो गैस का ही फॉर्म है, तो वाटर वेपर भी तो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो ये दोनों की दोनों क्या करेगी? अपना अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अब टोटल प्रेशर कैसे निकाले? बड़ी दुविधा है। तो सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर दो। यानी प्रेशर ऑफ ग्रीन पार्ट यानी प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, मतलब जो सूखी गैस है वो ड्राई गैस हो गई, और जो वाटर वेपर मॉइस्ट वाली है वो क्या है? वाटर वेपर्स है या फिर मॉइस्ट है। तो जो हमारा मॉइस्चर वाला केस है यानी कि वाटर वेपर्स है, वो जो गैस लगा रही है, वो जो गैस अपना प्रेशर लगा रही है, वो भी ऐड कर देंगे। तो टोटल प्रेशर यहां से हो जाएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम एक्वस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन क्या होता है? कभी भी हमारा एक गैस का मिक्सचर है, उसमें जो वाटर वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसको हम एक्वस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन बोलते हैं। और एक्चुअल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। ये कैसे निकाला मैंने? ये वाला पढ़ लिया अपने एक्सप्रेशन, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन।
यहीं से क्या करो, इसको निकालना है ना, इस वाले पार्ट को निकालना है ना, तो इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, तो टोटल प्रेशर में से माइनस कर देंगे बस क्या, एक्वस टेंशन वाला पार्ट, तो हमारा इक्वल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाएगा। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट ये आपको जो एक्सप्रेशन है ये याद कर लेना है, और इसकी थोड़ी सी जो थ्योरी है ना, वो भी आप याद करके चलो, क्योंकि देखो कोई भरोसा नहीं कब क्या आ जाए। अपने को तो पता नहीं, हम अंतर्यामी, मैं तो खुद को अंतर्यामी नहीं मानता हूँ। मैं तो नहीं मानता कि मुझे पता ही होगा कि क्या आने वाला है। मुझे नहीं पता, मैं क्लियर बोलता हूँ बच्चों के सामने, नहीं पता यार क्या आएगा। मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ। समझ गए? और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है ना, ये अब हो चला है खत्म। तो बड़ा ही मजा आया मुझे यहाँ पर इस लेक्चर को कंप्लीट करके। मैं सच बता रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना ये, मैं बता नहीं सकता। और जितना अच्छे से मैंने आपको करवा दिया है, अब इसके बाहर कुछ आ भी नहीं सकता, मैं आपको बता दूं। इसके बाहर क्या आएगा, मतलब 1 घंटे में मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराया है। कोई करवा के दिखाइए 1 घंटे के अंदर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? अब वो आपको कितना समझ आया वो आपके ऊपर है। मैं पहली कहा था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको अच्छे से समझ आया, आप समझ सको, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, ताकि आप छोटे से शॉर्ट नोट्स बनाओ चुन्नू से। बस इतने शॉर्ट नोट्स बना लो कि आपको समझ आ जाए। अब आपने मेरी बात को कितना फॉलो किया, मुझे भी पता है कितना किया होगा, मुझे आइडिया नहीं है, आई डोंट नो। बट अगर आपने अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपका कल्याण होना निश्चित है, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? तो इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के हम लेकर आएंगे। चैप्टर 7 था ये, शायद आपकी सेलिना की अगर आप बुक फॉलो करते हो तो उसके बेसिस पे ये चैप्टर नंबर 7 था। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 आएगा आपका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, उसकी भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आपको सारे के सारे लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। और इवन नोट्स भी मिलेंगे, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो ना, तो आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल हो या व्हाट्सएप चैनल हो। और देखो ये सारी चीजें चलती रहेगी लाइफ में, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी भी देखने को मिलेगी जो आपको पसंद नहीं होगी, लेकिन आपको करना पड़ता है। तो देखो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि सफर सुहाना होना चाहिए, आगे का क्या भरोसा। सफर सुहाना होना चाहिए, आगे का क्या भरोसा, क्योंकि जिंदगी में कब क्या हो जाए किसको पता। लेकिन आप कम से कम अपनी लाइफ को अपने अंदाज से जियो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ को अपने अंदाज से नहीं जी रहे हो तो कोई फायदा नहीं। और जीवन में रंग होने बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ मैंने रंग दिया है, थैंक यू को। क्योंकि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ लेक्चर को देखा नहीं है, लेक्चर को जिया भी है, लेक्चर को आपने महसूस किया है एक तरीके से। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा भी, मुझे लगता है कि बेनिफिट, वैसे तो 100% हुआ होगा, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि इससे बेनिफिट हुआ है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पार्ट क्या था। थोड़ी सी मस्ती तो चलती है यार, स्टूडेंट हो वैसे भी आप, तो इतना क्या सीरियस होना। ठीक है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।